अब हमारे साथ मयूरेश जोशी एंजल ब्रोकिंग के जुड़ चुके हैं और उनसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगा कि टाटा स्टील नतीजे कैसे लगे, क्योंकि मैं क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मिस है ये नंबर जो आया है और बड़े मार्जिन के साथ ये बड़ा मिस माना जा रहा है। ईपीएस उन्होंने FY18 का 5% घटा दिया, अंडर परफॉर्म की रेटिंग 180 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, 225 रुपए का भाव है। ये बताइए आपको कैसे लगे नतीजे और आपका क्या मानना है? मॉर्निंग है मुझे बेहद खराब नतीजे थे। अगर हम देखें तो यूरोपियन ऑपरेशंस की जो नेगेटिव एबिटा स्प्रेड्स आए थे, आई थिंक दैट हैव प्लेड नेगेटिवली ऑन कंसोलिडेटेड नंबर्स। इंडियन ऑपरेशंस की जहां तक बात करें तो मुझे लगता है आई थिंक जो एबिटा पर टन आया था 6,500 ऑफ अराउंड एक्सपेक्टेड यही था कि अराउंड इट शुड बी दैट मच। तो मुझे लगता है आई थिंक द वीकनेस इन द नंबर्स वुड कंटिन्यू। Q4 में भी आई थिंक द वीकनेस विल कंटिन्यू लार्जली। सेंटिमेंटल इंपैक्ट्स प्रॉब्ली विद चाइनीज कार्ड्स, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस से शायद एक बार स्टेबिलिटी शायद लोअर लेवल्स में मिल जाए स्टॉक को, लेकिन फंडामेंटली इन माय ओपिनियन द सेक्टर इज स्टिल गोइंग थ्रू पेनफुल टाइम्स। टाटा स्टील को एक तीसरी चीज विच कैन प्रॉब्ली एड सपोर्ट एट द बॉटम प्रॉब्ली, अगर ये टूटता है 8-10%, इज द सेल ऑफ इट्स लॉन्ग प्रोडक्ट डिवीजन यूरोपियन बिजनेस। मगर ये करते हैं तो आई थिंक दैट कैन प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ रिस्पाइट, बट फंडामेंटली मुझे नहीं लगता आई थिंक इट मेक्स एनी सेंस। आई थिंक स्टॉक टूटेगा और प्रॉब्ली इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द स्टॉक टू कंसोलिडेट एट लोअर लेवल्स। ओके और इस बीच ऑन मोबाइल ग्लोबल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। खराब नंबर्स दिख रहे हैं। पहली नज़र में 8 करोड़ का नुकसान दर्ज किया है कंपनी ने 1 करोड़ के मुनाफे के सामने, और आय में किसी तरह का कोई खास बदलाव नहीं। 207 करोड़ के आसपास की आय का आंकड़ा भी आता हुआ दिखा। इस स्टॉक पर भी राय लेंगे, लेकिन चूंकि मेटल्स की बात चल रही है तो वायदा कारोबार में एक बार नितिन आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कोई स्टॉक ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मेटल में, और साथ ही नतीजों के पहले टाटा स्टील में कैसी पोजीशंस बनी है और क्या ट्रेड बन सकता है वहाँ पर? देखिए टाटा स्टील में ओपनिंग आपको नीचे मिलेगी, बट कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के ख्याल से अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बट मुझे लग रहा है टाटा स्टील की जगह हम लोग सेल को अगर शॉर्ट करें, क्योंकि उसमें ओपन इंटरेस्ट कल करीब 9% के आसपास एडिशन है और एक्सपायरी से आप देखेंगे तो करीब 30% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो हो सकता है सेल के बाद फॉलो ऑन सेलिंग आपको टाटा स्टील के बाद सेल में देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है वहां से बेटर होगा कि आप सेल में शॉर्ट पोजीशन बनाएं। वहीं जहां तक शॉर्ट कवरिंग की बात है तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हिंदुस्तान जिंक में पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकती है। इसमें एक्सपायरी के बाद से रेगुलर बाय की साइड में बिल्डअप है और करीब कल भी हम लोगों ने देखा अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग आई है। तो हिंदुस्तान जिंक 170 तक के टारगेट आपको हो सकता है 2-3 दिन में दे सकता है। और हिंडाल्को जिसके नतीजे अगले हफ्ते 9 तारीख को आने वाले हैं, इसमें किस तरह की पोजीशंस बनी हुई हैं? देखिए हेमंत, हिंडाल्को में पोजीशंस कल तो ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है, बट बहुत ज़्यादा रोलोवर्स के बाद यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग बिल्डअप नहीं है। स्टॉक का अभी फिलहाल साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। कुछ इसमें ये जरूर है कि डिलीवरी बेस वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई है और कल इसमें लो से एक बाउंस है। तो मुझे लग रहा है एक बार 65 का स्ट्रिक्ट हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर हमारे पास बाई पोजीशन है, और ऊपर अगर 71-72 के आसपास आता है तो एग्जिट करना चाहिए। ट्रेडिंग के ख्याल से मुझे हिंडाल्को में बहुत सेफ अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आ रही है। खरीदने के लिए हिंदुस्तान जिंक समझ में आ रहा है और बेचने के लिए स्टील अथॉरिटी समझ में आ रही है। इन एल्यूमिनियम स्टॉक्स इस लिहाज से भी एक्शन में आज रह सकते हैं जहां पर खबरें ये आ रही कि 10% की सेफ गार्ड ड्यूटी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर लगाई जा सकती है जो कि चीन से इंपोर्ट होते हैं। तो नैल्को हिंडाल्को उस लिहाज से आज आप अपने रेडार पर जरूर रखें। लेकिन चार्ट्स पर राय लेना चाहता हूं राकेश आपसे बालाजी टेली पर, जहां पर मैं देख रहा हूं नतीजे काफ़ी दमदार दिख रहे हैं। हालांकि आय में बढ़त सिर्फ 8% की है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए जो 7 करोड़ का लॉस था उससे कंपनी लगभग 12.5 करोड़ का मुनाफा दर्ज कर रही है। मार्जिन 16% पर आए हैं और मुनाफा जो 7 करोड़ का लॉस था उसके सामने 6.5 करोड़ का प्रॉफिट बालाजी टेली ने दर्ज किया। साथ ही 140 रुपए पर इन्होंने कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी किया है बड़े इन्वेस्टर्स को। ये बताएं कि स्टॉक में जो कल अच्छी खासी पिटाई हुई है, क्या उसके बाद उभरने की संभावना है? खरीदना चाहिए या फिर दूर रहें? देखिए अनिल जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर तो तेजी का था, बट स्टॉक एक हाई लगाने के बाद अराउंड आप देखें 144-145 का हाई लगाने के बाद स्टॉक एक करेक्टिव मोड में था और कल स्टॉक ने 110 का क्रिटिकल सपोर्ट वायलेट करा था, बट 19 स्तरों से थोड़ा सा ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग ली थी। स्टॉक एक करेक्टिव ट्रेंड में है। अगर नतीजों के बाद स्टॉक अगर 120 रुपए के ऊपर निकलता है, जिसकी संभावना लग रही है, जैसे अच्छे नतीजे आए हैं 140 के अराउंड इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी है, अगर 119.20 के ऊपर स्टॉक निकलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग लेता है, तो जो बड़ी करेक्शन हमने देखी थी वो करेक्शन ओवर होगी और इस स्टॉक अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा।
120 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो अगेन 140 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है ट्रेड करने का कि जो कल के लोस से 105.55 के उनके लोस के साथ इसको स्टॉक को बाय किया जा सकता है, क्योंकि मेन ट्रेंड स्टॉक का अप है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाते आते देखिए टाटा मोटर्स की तरफ से जो खबरें आ रही हैं। जैगुआर यूके की जो बिक्री है वो 181% बढ़ी, हालांकि बेस छोटा है, 800 यूनिट बेचते थे पहले, 2252 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं। लैंड रोवर की यूके बिक्री देखिए 7% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। और JLR की अगर आप टोटल बिक्री देखें दोनों को जोड़कर तो भी आप पाएंगे कि अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बेस्ट जनवरी रहा है कार सेल्स के लिए टाटा मोटर्स के लिए। यूके की जो बिक्री के आंकड़े इस समय निकल कर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान राकेश, संदीप और नितिन मुरारका बने हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं उन कंपनियों की जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए थे और आज किस तरह का रिएक्शन उनमें देखने को मिलेगा। टोरेंट फार्मा ये एक और ऐसी कंपनी है जिसके अच्छे नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए। क्रेडिट स्विस की मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं जिसमें लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, 1450 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। टोरेंट फार्मा, नितिन, यहां पर भी काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई थी, पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे थे तेजी का अनुमान बाजार लगा रहा था। कैसी पोजीशंस बनी है और आज किस तरह से रिएक्शन देखने को मिलेगा? 1320 से लेके 1300 के बीच में पोजीशंस तो काफी बनी है और स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। कल भी जो इसमें सेलिंग देखें उसमें बहुत ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं आ रही थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार पॉजिटिव की साइड ही ट्रेड करना चाहिए और आपको 1320 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और इसमें जो रेसिस्टेंस आएगा आपको वो करीब 1400-1410 पे रेसिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो आपको ये करीब 1460-1470 तक का टारगेट दे सकता है। बट अगर ओपनिंग में ये थोड़ा सा भी ऊपर खुले तो 1320 का स्टॉप लॉस रख के लेना चाहिए एक बार, और 1400-1410 तक का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म हो सकता है और 1450 तक के ऊपर टारगेट मिल सकता है। मयूरेश, सवाल आपके लिए। रिलायंस इंफ्रा और बिरला कॉर्प, जो कल देर शाम बड़ी डील का ऐलान हुआ है, 4800 करोड़ में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप का सीमेंट कारोबार बिरला कॉर्प ने खरीदा है। और बिरला कॉर्प ये कह रहा है कि शुरुआत से ही इनकी कमाई में बढ़ोतरी करने वाली, यानी कि EPS एक्रेटिव ये डील होगी। और रिलायंस इंफ्रा के लिए ये अच्छी बात है कि कर्ज कम करने में उन्हें मदद मिलेगी। ये बताइए, इस खबर के बाद आप क्या खरीदेंगे, रिलायंस इंफ्रा या बिरला कॉर्प या दोनों? क्लियरली नहीं, अगर हम डील के एक फॉर्मेलिटीज देखें तो जो EV टू टन पे बिका है इट इज क्लोज टू अराउंड $130-135 दूसरी बात अगर हम देखें जो 25,000 करोड़ की डेट है रिलायंस इंफ्रा के बुक्स पे, वो क्लियरली डी लेवरेज कर रहे हैं, ना सिर्फ सीमेंट। आई थिंक दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट रोड एसेट्स, जहाँ पे एक स्पेकुलेटिव अमाउंट इज क्लोज टू 9,000 करोड़ पावर बिजनेस बेचने की बात कर रहे हैं टू फोकस ऑन द डिफेंस सेगमेंट। क्लियरली आई थिंक जो मार्केट उम्मीद लगा के बैठा था ऑफ द सीमेंट बिजनेस सेल ऑफ दैट 5.5 MTPA वाज क्लोज टू 5,000 करोड़, तो 4,800 करोड़ इज वेरी क्लोज to that amount what the management and the market was expecting. So I think Reliance Infra in my opinion एक positive move देना चाहिए at least for the trading session today. जहाँ तक बिरला कॉर्प का सवाल रहा, I think उनकी जो कैपेसिटीज है 10 MTPA से सीधी I think 50% से बढ़ती है, तो it goes to around 15.5 MTPA और उनकी जो स्प्रेड है वो मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र ये रीजन्स में बढ़ती है। हालांकि I think जो इनकी EV टू टन है I think on a blended basis will go up to around $70-80 a ton because they're taking that additional amount of debt onto their books. तो clearly ये देखना पड़ेगा कि आई थिंक जो मध्य प्रदेश मार्केट है वहां पे आई थिंक द काइंड ऑफ ब्रांड रेपुटेशन दैट रिलायंस प्रोडक्ट्स हैव गॉट एंड दैट आई वाज रीडिंग टू अ लॉट ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स यस्टरडे, आई थिंक इज नॉट दैट मच जो पहले लफार्ज के साथ करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात इनकी जो डेट लेवल्स हैं ये अच्छी खासी बढ़ती है, जिसकी वजह से आई थिंक जो कैश फ्लोज हैं, हालांकि ये एसेट्स एक्रेटिव हो सकते हैं बिकॉज दे आर क्वाइट न्यू एसेट्स और अगेन आई थिंक द यूटिलाइजेशन लेवल्स एट द करंट जंक्चर आर क्लोज टू अराउंड 70-75%, बट आई थिंक कैश फ्लोज विल गेट इंपैक्टेड बिकॉज क्लियरली एक डेट बर्डन आएगा। तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंफ्रा एक पॉजिटिव मूव देख सकता है, बिरला कॉर्प शायद फ्लैट टू नेगेटिव मूव आज के सत्र में दे सकता है। राकेश, और दोनों ही ये शेयर चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए हेमंत जी, दोनों के चार्ट्स में ट्रेंड क्लियरली डाउन है। रिलायंस इंफ्रा ने एक बड़ी रैली दिखाई थी, बट चार्ट्स पे ऐसे कोई संकेत नहीं है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से इसमें बाइंग करनी चाहिए। बट डेफिनेटली बिरला कॉर्प का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी खराब है, काफी बड़ा ब्रेकडाउन हमने इस स्टॉक के अंदर देखा है। 400 रुपीज के नीचे और उसी के नीचे स्टॉक चल रहा है।
इस खबर के चलते क्लियरली जो चार्ट पे संकेत हैं वो ये है कि बिरला कॉर्प को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कोई उछाल आता है तो बेचना चाहिए। इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट एटलीस्ट कंजर्वेटिव बेसिस पे देखें तो 50-60 रुपए स्टॉक आराम से मौजूदा स्तरों से गिर सकता है। चलिए, तो बिरला कॉर्प तो खरीदना ही नहीं है, ऊपर के लेवल पर निकलना है। खरीदना है तो शायद रिलायंस इंफ्रा सही रहेगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट से लेंगे हम राय। बने रहिए हमारे साथ। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ राकेश बंसल, संदीप जैन और नितिन मुरारका। नतीजों के दम पर काफी एक्शन वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन आज जो नतीजे आने वाले हैं उस पर फोकस किया जाए। ल्यूपिन, यहां पर किस तरह की पोजीशंस बनी है वायदा कारोबार में, नितिन बताएं, और नतीजों के पहले क्या कोई तेजी या मंदी का एक ट्रेड लिया जा सकता है ल्यूपिन में आज? अनिल जी देखिए, पोजीशंस वाइज देखेंगे तो कल स्टॉक में टेक्निकली ब्रेकडाउन है, बट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, बट डिलीवरी बेस्ड सेलिंग कुछ हुई है, क्योंकि इसके जो कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में वॉल्यूम्स कल करीब 150% कैश मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में 200% इंक्रीज हुए थे। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट की पोजीशन बनी है, इनफैक्ट कुछ डिलीवरी बेस्ड भी सेलिंग होकर के गई है, तो उसको देखते हुए एक बार मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। और नीचे टारगेट आपको करीब 1600 रुपए तक के मिल सकते हैं, 1600 से लेके 1580 तक के। और जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल जो जहां पे कल पोजीशंस बन रही थी वो आपकी आती है 1690 से 1700, जहां पे टेक्निकल ब्रेकडाउन भी है। तो हम वो एक अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1700 का, और 1590-80 का टारगेट होगा। ये बताइए मयूरेश, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था टीम लीज के आईपीओ को इस तरह का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा, और क्या एक्सपेक्टेशन है अब आपकी, लिस्टिंग कहाँ होगी? नहीं, clearly, I mean, I think we did not rather expect the IPO to get such a good response. मुझे लगा जैसे इनके नंबर्स आ रहे थे और जैसे नंबर्स आने की उम्मीद है प्रॉब्ली ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, वैल्यूएशंस और आरओईज थोड़े हायर साइड पे ही हैं, इसलिए आई थिंक द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इट गॉट डेफिनेटली आई थिंक एक उम्मीद यही है कि आई थिंक हायर प्राइस पे खुलेगा, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द स्टॉक ओपन्स। ओके, तो देखना होगा कितनी दमदार लिस्टिंग होती है, लेकिन रेस्पॉन्स एकदम जबरदस्त था, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो उस लिहाज से एक्शन काफ़ी हो सकता है। एक और स्टॉक का जो आज नतीजे पेश करने वाला है वो है टाटा पावर, और राकेश इसके चार्ट्स पर नजर डालिए। पावर स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है तेजी की तरफ। क्या टाटा पावर खरीदना चाहिए नतीजे के पहले? नहीं अनिल जी, टाटा पावर में भी देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है, सिर्फ पॉजिटिव चीज ये है कि नीचे में 55-56 के अराउंड स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है, और स्टॉक ने लगभग इन्हीं स्तरों से थोड़ा सा ऊपर एक कल के सत्र में एक रिबाउंड दिखाया था, बट ऊपर की तरफ देखें तो 62-63 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 62-63 के स्तर ये स्टॉक डिसाइसिवली तोड़ता है तब स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, एल्स इसको अवॉइड करना चाहिए। और आइशर मोटर, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? इसके नतीजे भी आ जाने वाले हैं, नतीजों से पहले कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? हमने देखा है वैसे जो नंबर्स आ रहे थे, बिक्री के आंकड़े खास तौर पर रॉयल इनफील्ड के, वो तो काफी अच्छे आ रहे थे। क्या चार्ट्स इस तरह के संकेत दे रहा है कि तेजी करना चाहिए राकेश आज? देखिए हेमंत जी, चार्ट्स देख के ऐसा लगता है कि स्टॉक शायद नतीजों से पहले या नतीजों के बाद एक रैली दिखाए। जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे में 16,640 एक अच्छा सपोर्ट है, और चांसेस लग रहे हैं स्टॉक ऊपर में 17,850 पे जो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको शायद तोड़ने का अटेम्प्ट करे, और ये लेवल्स टूटते हैं तो एक अच्छी रैली का देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा है इस वक्त इन तमाम स्टॉक्स पर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो होगा आपके लिए पहला सौदा। साथ ही हम लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020 का रिकेप, बताएंगे एफआई ब्रोकरेज हाउस की आज कहां है नजर, रुपए की ओपनिंग पर आपको नजर रखनी चाहिए, कल की शानदार रिकवरी क्या आज भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, और साथ ही होगा प्री ओपनिंग सेशन भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और साथ ही नितिन मुरारका। तैयारी भारतीय बाजारों की खुलने की, लेकिन उससे पहले देख लें एक बार एशियाई बाजारों की तस्वीर।
मिला जुला कारोबार होता दिख रहा है। आप देखें निक्के में कमजोरी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसकी वजह यह कि 2 दिनों से जिस तरह से डॉलर कमज़ोर हुआ है और बाकी करेंसी दुनिया भर में मजबूत हुई है, येन मजबूत हुआ है। और ये ध्यान रखें कि जब भी येन मजबूत होगा जापान के बाजार गिरेंगे, क्योंकि जापान की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो एक्सपोर्ट पर आधारित है और जब भी येन मजबूत होता है तो उनके एक्सपोर्ट में कमी की आशंका रहती है और उस लिहाज से वो बाजार कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें कर दीजिए अलग। अब बाकी बाजारों को देखिए, शंघाई मामूली सा कमज़ोर है, अच्छी बात है, आज आखिरी दिन है, अगले पूरे हफ्ते शंघाई के बाजार बंद रहेंगे तो हमें संकेत मिलेंगे ही नहीं वहाँ से। हांगकांग आधा % मजबूत है, स्ट्रेट टाइम्स 1% से ज़्यादा की मजबूती दिखाता हुआ और बाकी बाजारों में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कारोबार, तो संकेत मिले जुले। SGX निफ्टी भी दिशा की तलाश में है, बिल्कुल कल ही के लेवल के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ, तो देखेंगे किस तरह की ओपनिंग आज होती हुई दिखेगी। चलिए इस बीच अब कुछ स्टॉक्स पर फोकस किया जाए। कल जिस तरह से खबरें आ रही थी यहाँ पर मयूरेश की, नेस्कॉम ने अपना गाइडेंस घटाया है। पहले 12 से 14% के आसपास की रेंज उन्हें लग रही थी कि IT एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो सकती है, अब उस रेंज के निचले स्तर का गाइडेंस वो दे रहे हैं 12.3% का। कुछ अंदाजा कल ही बाजार को चल चुका था, लेकिन क्या IT शेयरों में इस लिहाज से कहीं कोई बिकवाली का मौका है या फिर इस करेक्शन में खरीदना चाहिए? सामने रुपया कमज़ोर हुआ है, कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे निवेश करेंगे और कौन से IT शेयर आपको पसंद है फिर? नहीं, क्लियरली आई थिंक अगर गाइडेंस कम भी किया, आई थिंक इट्स नॉट अ मार्जिनल रिडक्शन इन माय ओपिनियन, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ FY17 नंबर्स, एटलीस्ट फॉर द टॉप टियर कंपनीज, आई थिंक दे आर गिविंग अ वेरी पॉजिटिव पिक्चर। अगर हम मिड टियर IT कंपनी की बात करें अनिल जी, तो आई थिंक स्पेसिफिक कंपनीज हैव अज्यूम्ड और हैव गिवन एन एस्टिमेट कि नेस्कॉम गाइडेंस को हम बीट करेंगे, तो क्लियरली आई थिंक जो नीश कंपनीज हैं मिड कैप IT में, आई थिंक वहाँ पे एक फोकस रहना चाहिए। हालांकि आई थिंक वैल्यूएशंस को हम कंपेयर करें विद इन मिड कैप एंड लार्ज कैप, आई थिंक लार्ज कैप IT कंपनी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ गई हैं और मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप IT इज वेयर आवर फोकस विल बी लार्जली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन्फोसिस हो, HCL टेक हो, जहां पे हमने देखा है आई थिंक द नंबर्स वर नॉट एज बैड एज द एनालिस्ट वर एक्सपेक्टिंग। तो अगर Q4 में एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की जब फर्मिंग अप होती है, इफ दैट प्रॉब्ली हैपेंस अलोंग विद क्लाइंट माइनिंग एक्सरसाइजेस और जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ते हैं सारी कंपनियों के लिए, मुझे लगता है आई थिंक कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में आई थिंक दिस कंपनी शुड बेनिफिट एंड ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं आई थिंक द रूपी डिप्रिसिएशन विल आल्सो एक्ट एज अ टेलविंड। तो आई थिंक चुनिंदा कंपनी विद इन द मिड कैप पैक इज समथिंग लाइक एन माइंडट्री व्हिच आई हैव ऑलवेज बीन पॉजिटिव अबाउट। मुझे लगता है आई थिंक जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स है ये कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड कैन बी एक्सीडिंगली गुड। हालांकि वैल्यूएशंस इज ऑन अ हायर साइड, तो माइंडट्री इज अ क्लियर होल्ड एंड बाइंग ऑन द टॉप टियर IT नेम्स लाइक एन इन्फोसिस, TCS, HCL टेक। पर राय लेना चाहता हूं राकेश आपसे, जो कुछ देर पहले UK की बिक्री के आंकड़े आए हैं वो अच्छे आए हैं, अगले हफ्ते टाटा मोटर के नंबर्स भी आने वाले हैं, बृहस्पतिवार को टाटा मोटर अशोक लेलैंड के नतीजे आएंगे, अगला हफ्ता ऑटो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुक्रवार को अगले हफ्ते M&M के नंबर्स भी आने वाले हैं, लेकिन इन तीनों में टाटा मोटर चार्ट्स पर कैसा लगता है आपको? टाटा मोटर देखें तो एक करेक्शन से स्टॉक गुजर रहा है, स्टॉक एक करेक्टिव वेव के अंदर है नीचे की तरफ, ऊपर में 345 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक में। अगर चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर तब आएगा जब 345 के लेवल्स के ऊपर निकलता है। एज ऑफ नाउ तो मुझे नहीं लगता है कि बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। अगर 345 के लेवल स्टॉक किसी स्ट्रॉन्ग रैली में तोड़ता है तब स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, एल्स इसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए तो फिलहाल अवॉइड करें, देखते हैं आज किस तरह का मूव आता है। चलिए मूव आने शुरू हो चुके हैं प्री ओपनिंग सेशन में और कैसे हैं वो बता दूं आपको। मिले जुले संकेत है, 16 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 20 अंक नीचे दिखेगा आपको और वजह यह कि 6% नीचे है ACC का स्टॉक, 10% नीचे है टाटा स्टील और भारतीय में 4% की गिरावट, लीवर 4% नीचे है HDFC बैंक के कुछ स्टॉक्स हैं जो दबाव बना रहे हैं, टाटा मोटर्स 5% ऊपर, केन में 3% की मजबूती और आइडिया 2% ऊपर। लेकिन रुपए पर रखिए नजर, यहाँ पर मामूली कमजोरी के साथ हुई है शुरुआत, 12 पैसे कमजोर, कल की रिकवरी के बाद आज करेंसी मार्केट में थोड़ा सा दबाव है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कही जा सकती है। ये संकेत इस वक्त करेंसी बाजार से आपके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में इस वक्त आपको नजर आएंगे। डॉक्टर रेड्डीज अब देखिए 5% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ, HDFC बैंक में कुछ खरीदारी कुछ बिकवाली के संकेत दिख रहे हैं इस वक्त, 2-2.5% नीचे। ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में दिखा है, बालाजी डेयरी 20% नहीं, अब सही लेवल आ रहे हैं यहाँ पर, जो 2% ऊपर है, पहले 20% ऊपर की टिक नजर आई थी, लेकिन अब सही और सही लेवल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये है प्री ओपनिंग सेशन का हाल। कुछ और स्टॉक जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं उन पर एक राय ले ली जाए। बर्जर पेंट्स, इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं राकेश? यहाँ पर नंबर्स थोड़े ठीक दिख रहे हैं और क्रूड के कमज़ोर दामों का
फायदा साफ तौर पर नतीजों में दिख रहा है, मार्जिन के तौर पर खरीदारी का मौका है, या फिर ये सब कुछ डिस्काउंट है प्राइस में इस वक्त? नहीं अनिल जी, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट इतने खराब मार्केट के अंदर ऐसा टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी कम स्टॉक्स में है। कंटिन्यूसली स्टॉक नए हाइज लगा रहा है, किसी भी मार्केट की मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नीचे में 250 255 एक अच्छा बेस है और एक अच्छी रैली मौजूदा स्तरों से रूल आउट नहीं की जा सकती है। स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में, ऊपर में स्टॉक 288 290 तक की रैली दिखा सकता है। ओके बस तो स्टॉक पर नजर रखिए, अच्छे नंबर्स इसने पेश किए हैं। 2% मजबूती के साथ खुलने के आधा % मजबूती के साथ खुलने के संकेत ये शेयर आपको इस समय देता हुआ, लेकिन टाटा स्टील कमजोरी के साथ खुलेगा। गेल एक और ऐसा स्टॉक है जो पिछले कई दिनों से प्रेशर में है। यहाँ पर पोजीशंस किस तरह की बनी है नितिन, देखकर बताइए। इसके नंबर्स भी मैं देख रहा हूँ कि मंगलवार को अगले हफ्ते आने वाले हैं। गेल ओएनजीसी के नंबर्स अगले हफ्ते आने वाले हैं 11 तारीख को, बृहस्पतिवार को। कैसा लगता है गेल का सेटअप इस समय? देखिए यहाँ पे गेल में फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही है और इनफैक्ट आप देखेंगे तो लास्ट 10-12 दिनों से स्टॉक अपने हाइज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट रेगुलर एडिशन हो रहा है। वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है और जिस तरीके से डिलीवरी में भी आप देखें धीरे धीरे जो डिलीवरी वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज होना और कैश मार्केट में वॉल्यूम्स होना, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्नल हमें मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गेल में आने वाले समय वो करेक्शन दिखेगी और स्टॉक नीचे करीब 320 की तरफ मूव कर सकता है। तो बाय पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। अगर शॉर्ट करना है तो 365 का स्टॉप लॉस होगा और 320 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ओके, तो 320 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाकर चलें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन केन इंडिया और वेदांता, ये दो स्टॉक जो काफी मजबूत दिख रहे हैं, इसे चार्ट पर बताएं क्या अभी मौके हैं तेजी के यहाँ पर राकेश? यदि हाँ तो क्या खरीदना चाहिए दोनों में से? देखिए अनिल जी, केन इंडिया काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। एक पुल बैक स्टॉक के अंदर रोल आउट नहीं किया जा सकता है। नीचे में 115 के अराउंड एक सपोर्ट है, ऊपर में स्टॉक 132 133 तक के पुल बैक दिखा सकता है। दूसरी तरफ वेदांता देखें तो इस स्टॉक ने भी नीचे में 62 रुपए के अराउंड एक सपोर्ट लिया हुआ है और इसके अंदर भी एक पुल बैक टूवर्ड्स 74-75 देखने को मिल सकता है। अगर दोनों में से एक स्टॉक खरीदना हो अनिल जी, तो वेदांता का चार्ट पैटर्न एज कंपेयर टू केन इंडिया थोड़ा बेहतर लगता है। ऑलराइट, तो ये रहा वेदांता और केन पर। कल हमने देखा था जबरदस्त रैली स्टॉक में देखने को मिल रही थी, लेकिन आज सबसे पहले नजर होगी अनिल टाटा स्टील कैसा खुलता है। प्री ओपनिंग सेशन जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, आप देखिए 9.5-10% की गिरावट के साथ ये शेयर खुलने के संकेत दे रहा है। हालांकि 9:07 पर और सही भाव आएंगे, लेकिन टाटा स्टील के कमज़ोर नंबर्स के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग होना तो लगभग तय दिख रहा है इस समय। HCL टेक में हालांकि मजबूती के साथ कारोबार होगा, 2% का उछाल देखने को मिल रहा है। सिप्ला जैसे शेयरों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इस तरह के संकेत आज मिल रहे हैं। बिल्कुल, और बाजार कमजोर जरूर दिख रहे हैं, काफी वॉलेटाइल जरूर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में कोई निवेश की गारंटी नहीं दे रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बाजार में मौके नहीं है। बस जरूरत यह है कि बाजार में आप अच्छे शेयरों को पहचानें जो किसी भी सिचुएशन में आपको फायदा देंगे। हमारी रिसर्च टीम ने ऐसे ही कुछ शेयर आपके लिए जो चुने हैं, वो देते हैं भरपूर डिविडेंड और आपको एक निश्चित रिटर्न तो हर हाल में मिलेगा ही। जी हाँ, अच्छा समय है। जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए एक्सट्रीमली सेफ जो लार्ज कैप कंपनीज हैं और जो कि तगड़ा डिविडेंड डोल आउट करती हैं, उनमें निवेश करने के, तो यानी कि रिलेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट इस बाजार में। और इसीलिए इस बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए डिविडेंड डार्लिंग। और आज का जो पहला डिविडेंड डार्लिंग है वो है NMDC। ध्यान रखें, थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस था 81 रुपए पर शेयर का। FY15 में इस कंपनी ने 8.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था, यानी कि इस समय इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 10.5% की आपको नजर आएगी। एक सरकारी कंपनी, सरकार का 80% स्टेक है इस कंपनी में और पिछले 4 सालों से आप देखेंगे लगातार डिविडेंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपकी स्क्रीन पर डिविडेंड आएंगे 4-4.5 रुपए से बढ़कर अब 8.5 रुपए तक आते हुए। और क्योंकि एक सरकारी कंपनी है, ये हाईली अनलाइकली है कि डिविडेंड डोल आउट में कोई कमी आगे आपको इन करंट लेवल से देखने को मिलेगी। साल के हाई से 146 रुपए के और वहां से 45% नीचे कामकाज कर रही है। ऑलमोस्ट साल के लोस के आसपास आपको ट्रेड करती हुई नजर आएगी। 32,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी की बुक्स पे। इस समय 19,000 करोड़ रुपए का कैश है।
यानी कि पर शेयर 48 रुपए के आसपास की वैल्यू आपको कैश की नजर आएगी। यानी कि एनएमडीसी का जो कुल मार्केट कैप है उसमें आधे से ज्यादा कैश का कंपोनेंट आपको नजर आएगा। चिंता है इस कंपनी के साथ, इसमें कोई दो राह नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट की ब्लेंडेड आयरन ओर की जो कीमतें वो गिर रही हैं। एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है वॉल्यूम्स और प्राइसेस के लिहाज से इस कंपनी के लिए, और पॉसिबिलिटी है कि एनएमडीसी को और फर्दर प्राइस कट्स देने पड़े अगर ग्लोबल मार्केट्स अभी भी नहीं सुधरे और ग्लोबल आयरन ओर प्राइसेस पे दबाव देखने को मिलेगा। पर ध्यान रखें, एक्सट्रीमली रिच रिजर्व्स हैं इस कंपनी के पास, जो कि एक और पॉजिटिव है डिविडेंड और कैश के अलावा। एक हाई ग्रेड आयरन ओर प्रोड्यूसर है और इवेंचुअली अगर डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड पिकअप होनी है तो एनएमडीसी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। वैसे भी चाइना में जिस तरह की खबरें आ रही हैं ओवर कैपेसिटी कट करने की, नई कैपेसिटी रोकने की, तो शायद एक कोर्स करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर ये वाकई कोर्स करेक्शन तो इवेंचुअली शायद इसका भरपूर फायदा तमाम मेटल पैक को मिलता हुआ नजर आए। लेकिन कई सारे पॉजिटिव्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट एनएमडीसी की जो डिविडेंड, तगड़ा डिविडेंड डोल आउट करती है, इस कंपनी को उस लिहाज से एक सेफर इन्वेस्टमेंट बेट के लिहाज से रडार पे रखें। चलिए और नजर रखिए मेटल कंपनी टाटा स्टील पर। एक गैप डाउन ओपनिंग होने की तैयारी करता हुआ ये शेयर 4.5% नीचे आज खुलेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अंबुजा में भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयरों में भी थोड़ा प्रेशर आज देखने को मिल सकता है। इस तरह के प्री ओपनिंग सेशन के जो अब संकेत आ रहे हैं ये पुख्ता हैं, क्योंकि अब ये लगभग तय हो गया है इतनी गिरावट तो देखने को मिलेगी। टाटा मोटर में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इस तरह के संकेत यूके के जो नंबर्स इन्होंने अभी अभी पेश किए हैं वो अच्छे आ रहे हैं। टाटा पावर एक और ऐसा स्टॉक है जो मजबूती के साथ आज खुलेगा, इस तरह के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर आपसे राय लेना चाहता हूँ राकेश, चार्ट्स पर देखकर बताइए ये कैसा लगता है। 200 रुपये के आसपास इस समय खड़ा हुआ है, कई लोग कह रहे थे कि 200 के नीचे भी ये पहुँच जाएगा। यहाँ से तेजी करेंगे या फिर इसको शॉर्ट करेंगे? देखिए हेमंत जी, काफी एक वर्टिकल फॉल स्टॉक के अंदर हमने देखा है। स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। नीचे में 190 स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट और बढ़ती है, स्टॉक किसी कारण से 196 197 के अराउंड मिलता है, तब 190 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक एक पुलबैक रैली दिखा सकता है और उस पुलबैक रैली में स्टॉक ऊपर में 218 219 रुपए तक जा सकता है। ओके, और आइए आप देख लेते हैं स्टॉक 2020 के मैच का रिकैप। मेरी टीम पर नजर डालिए। आप देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील के जिस तरह से कमजोर नंबर्स आए, अगले हफ्ते हिंडाल्को के नंबर्स आने वाले हैं, वो भी कमजोर आ सकते हैं। इस तरह का बाजार में चर्चा चल रही है, यहाँ पर दबाव के साथ कारोबार हो सकता है। इसके साथ साथ रिलायंस कम्युनिकेशन में अगली शायद डील हो सकती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने जिस तरह से अपना सीमेंट कारोबार बिरला कॉर्प को बेचा है, रिलायंस कम्युनिकेशन भी अपने एसेट्स को मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। पावर डिफेंस के ऊपर भी नजर रखिए। अब यहाँ पर फोकस होगा एडीएजी ग्रुप का डिफेंस सेक्टर पर, तो यहाँ पर तेजी हो सकती है। साथ ही नैस्कॉम ने जिस तरह से गाइडेंस घटाया है, टीसीएस में दबाव देखने को मिल सकता है, और डिपेंडेबल के तौर पर जेट एयरवेज में भी बिकवाली की राय मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। केन वेदांता में कल भी तेजी की राय थी, आज भी वो राय बरकरार है। बिरला कॉर्प एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। प्रॉम्प्टिंग ब्रीज में आज फिर खरीदारी करने की राय है। परसों हमने बिकवाली करने की राय दी थी, दबाव में था ये शेयर, और कल भी खरीदारी करने की राय थी। आज फिर से यहाँ पर तेजी की राय दे रहे हैं मेरे सिलेक्टर्स। फटाफट से मेरी टीम देख लें, इसमें सिर्फ एक ही गेंदबाज है और सारे के सारे खरीदारी के शेयर ही हैं। आप जीएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, जीएसपीएल, इन तीनों को चाइना की जो पॉलिसी है स्टील कट को लेकर, और साथ ही पुराने स्टील को बेचना होगा, और साथ ही नए स्टील के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, नई फैक्ट्रीज को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसका पूरा इंपैक्ट आज दिखाएंगे। भारतीय कंपनीज के लिए एक बहुत बेहतर खबर है। इसके अलावा अरबिंदो फार्मा, जो एपीआई की जो खबर आई है, शायद अभी भी इनको नुकसान में ही डाले रखेगी। आप अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर्स में अनवाइंडिंग है। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा सीमेंट कारोबार बेचा है और डील ऑलमोस्ट जो प्राइसेस एक्सपेक्टेड थी उसी के आसपास ही हुई है, इसलिए फायदा मिल सकता है। टोरेंट फार्मा के अंदर आप नजर रखें, इसके अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स आए और इसके अंदर एक अच्छा मूव कल से भी बनता हुआ दिखा था। इसके अलावा बर्जर पेंट्स के बेहतरीन रिजल्ट, एसकेएस का सिक्योरिटी रिस्ट्रक्चरिंग होना, और इसके अलावा अगर आप फ्री हिट के तौर पर श्नाइडर की बेहतर रिजल्ट, और साथ ही टाटा पावर के आज अच्छे नतीजे आ सकते हैं। इसी उम्मीद में इसको बाय हमने रखा है।
चलिए, तो तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंट्राडे में आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। सुबह सुबह 7:30 बजे हम दोनों कप्तान ये शेयर आपके लिए चुनकर लाते हैं अपने एक्सपर्ट से बात करने के बाद। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का स्टॉक है जो 4% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन एमसीएक्स के जिस तरह से नंबर्स कमजोर आए, स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। एमसीएक्स पर राय लेना चाहता हूं आपसे, नंबर्स कैसे लगे आपको मयूरेश, और क्या राय रखते हैं आप एमसीएक्स पर? करीब करीब 1.5% नीचे है ये शेयर इस समय प्री ओपनिंग सेशन में। क्लियरली आई थिंक नंबर्स थोड़े सॉफ्ट ही हैं, और अगर हम टर्नओवर बोथ एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू आर नॉट सीइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पाइक हैपनिंग। तो कहीं ना कहीं जो रिस्क ऑन चालू है इक्विटीज के साथ, और जैसे इक्विटी मार्केट्स में उलझान चल रहा है, आई थिंक कमोडिटी पे इन दैट सेंस आई थिंक फोकस थोड़ा कम हो गया है। सो दैट टर्नओवर एस्पेक्ट जो हम देख रहे थे कि एक काउंटेबल मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट दिख सकता है ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, दैट इज प्रॉब्ली नॉट कमिंग थ्रू। पॉलिसी मेजर्स क्या आते हैं प्रॉब्ली इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट इन टर्म्स ऑफ ईदर एफडीआई कमिंग थ्रू फॉर एक्सचेंजेस एंड अगेन इंक्लूजन ऑफ अदर कमोडिटीज ऑल्सो विद इन दिस पैक। तो आई थिंक वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लेकिन क्लियर आई थिंक नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग ही थे। ओके, थोड़े से ढीले नंबर्स हैं, ये राय है इस वक्त एमसीएक्स पर। लेकिन देख लेते हैं जो स्टॉक्स आज निफ्टी में एक्शन में दिख रहे हैं। टाटा स्टील 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ खुलेगा, लेकिन यही एक बड़ा लूजर है। उसके अलावा बाकी कोई स्टॉक ऐसा है नहीं जो 1% से ज़्यादा कमज़ोर हो। बॉश ये 1.5% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। हालांकि कम कारोबार होता है, प्री ओपनिंग सेशन में भी 28 शेयरों का ही वॉल्यूम हुआ है, लेकिन आज यहाँ पर नतीजे हैं। चार्ट पर एक क्विक चेक ले लें बॉश के, क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका है? वैसे ट्रेडिंग करना तो मुश्किल है, कम लिक्विड स्टॉक है। राकेश बताएं। अनिल जी, अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट्स नेगेटिव है, स्टॉक कंटिन्यूसली एक करेक्टिव फेज में चल रहा है। बट पॉजिटिव चीज ये है कि स्टॉक जिस तरीके से गिर रहा है, छोटे छोटे बार्स बन रहे हैं, और हो सकता है नतीजों के बाद एक बड़ा मूव देखने को मिले। अगर ऊपर में स्टॉक नतीजों के बाद 17,500 के स्तर तोड़ता है, तब स्टॉक को बाय करना चाहिए, एल्स इसको अवॉइड करना चाहिए एज ऑफ नाउ। मनीष, फार्मा सेक्टर पर आपसे व्यू लेना चाहता हूं। देखिए, अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आने वाले हैं मंगलवार को, और फ्राइडे को सन फार्मा के नंबर्स आने वाले हैं। कल हमने देखा था ये वो सेक्टर था जो सुबह से ही कमजोर था। जिस तरह से अब चर्चा चल रही है कि यूएस में जो नए नियम बनाए जाएंगे उससे थोड़ा नुकसान हो सकता है। क्विकली बताइए, इन दोनों ही शेयरों पर आपका क्या व्यू है? कल की गिरावट के बाद ये उभर सकते हैं आज, या आपको लगता है कि नतीजों तक इंतजार करना चाहिए? नहीं, क्लियरली आई थिंक हेमंत जी, जहां तक सन फार्मा का सवाल रहा है, आई थिंक लार्जली एक्सपेक्टेड है कि नतीजे थोड़े सॉफ्ट ही रह सकते हैं फॉर द बेटर पार्ट, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ FY16। आई थिंक इंटीग्रेशन के इश्यूज अभी भी आई थिंक प्ले करेंगे। जो हलोल के साथ हुआ है, इट विल टेक टाइम फॉर दैट टू टेक सम अमाउंट ऑफ रिकवरी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक पाइपलाइन है, जो कैश पोजिशन है, और जो जेस्टेशन हुआ है स्टॉक में बुरी खबरों का, आई थिंक इज लार्जली देयर इन द प्राइस। डॉक्टर रेड्डीज अगेन क्लियरली आई थिंक जो एफडी की एक मार पड़ी है उनको इन टर्म्स ऑफ दैट प्लांट, श्रीकाकुलम हो या अदर प्लांट्स, आई थिंक दैट इज क्लियरली आउट ऑन द स्टॉक्स। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, बट फॉर द केस ऑफ डॉक्टर रेड्डी स्पेसिफिकली आई थिंक नतीजों का इंतजार करूंगा मैं, क्योंकि जैसे इनकी एक्सपोजर है प्रॉब्ली रशियन मार्केट्स की तरफ, आई थिंक आई लाइक टू सी व्हाट प्रॉब्ली हैपेंस विद देयर PSAI बिजनेस। और क्लियरली आई थिंक इफ दैट बिकम्स अ ड्रैग, आई थिंक अप्रूवल की सिस्टम और अप्रूवल का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होते हैं वो देखना पड़ेगा। इसलिए सन फार्मा पे आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक। डॉक्टर रेड्डीज आई थिंक आई विल वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड देन विल प्रॉब्ली टेक अ कॉल। चलिए, तो ये राय इन तमाम फार्मा शेयरों पर। लेकिन भारतीय बाजारों की बेहद मजबूत शुरुआत का SGX निफ्टी के मुकाबले में कहना होगा, क्योंकि 15 अंक ऊपर दिख रहा है अब निफ्टी प्री ओपनिंग सेशन में, और साथ ही सेंसेक्स 22 अंक ऊपर है। लेकिन मिड कैप शेयरों में 0.5% की मजबूती है, और बैंक निफ्टी 60 अंक ऊपर 0.5% के आसपास ऊपर खुलने के संकेत दे रहे थे। और जो आज हम कह रहे थे कि जो डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदारी की है, उसको देखते हुए आपको थोड़ी खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कर लेनी चाहिए। लेकिन देखना होगा टाटा स्टील का शेयर कितना कमजोर खुलता है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर इस वक्त शुरुआत पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। 38 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और निफ्टी 15 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। ये है पहले संकेत। और जो तेजी हुई है उसमें टाटा मोटर्स 2% की मजबूती के साथ टॉप गेनर। नतीजों के पहले टाटा मोटर्स 1.5% ऊपर है। वेदांता हिंडाल्को ने अपनी मजबूती बरकरार रखी है। अल्ट्राटेक सीमेंट और बॉश ये दोनों स्टॉक भी आज पॉजिटिव खुलते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील कमजोर है 4% के नुकसान के साथ, लुपिन 1.5% नीचे। तो आज नतीजे आने वाले लुपिन के, और उससे पहले ये कमजोर होता दिख रहा है। टाटा स्टील में नुकसान बढ़कर अब 4.5% के आसपास का। आइए वायदा कारोबार के आपको गेनर्स और लूजर्स बता दूं कहां पर एक्शन हुआ है। टाटा स्टील के बाद सन टीवी 2% के नुकसान के साथ, गेल 2% के नुकसान के साथ ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। वोखार्ड और ल्यूपिन में भी नुकसान है इस वक्त। मजबूत क्या है? रिलायंस इंफ्रा टॉप गेनर 4% की तेजी,
4,800 करोड़ में जो बिरला कॉर्प को कारोबार बेचा है उसका फायदा दिखा है। टोरेंट फार्मा अच्छे नतीजों के दम पर 2% ऊपर। अनिल अंबानी ग्रुप के बाकी सारे शेयर मजबूत होते दिख रहे हैं। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन ये पॉजिटिव खुल रहे हैं। मेटल्स में मजबूती है। JSW स्टील तेजी के साथ खुला है, यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिव, और जस्ट डायल में थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको नजर आएंगे साफ तौर पर आज प्री ओपनिंग सेशन में। लेकिन आज निफ्टी पर दबाव बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक कर रहा है, वो है टाटा स्टील। हालांकि थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है 220 रुपए के आसपास, लेकिन दबाव है और नतीजे के पहले लुपिन है कमजोर। बिल्कुल, जेट एयरवेज एक और ऐसा स्टॉक है जो पिछले कई दिनों से कमजोर है। आज भी देखिए 1% नीचे जाकर ये खुला है। ऑन मोबाइल ग्लोबल में ये गिरावट गहराती जा रही है। खराब नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं, बेहद बड़ा प्रेशर इस स्टॉक पर देखने को मिल रहा है आज के सत्र में। साथ ही वो खाट पर भी नजर रखिए, ये भी पिछले कई दिनों से देखिए नीचे की चाल पकड़े हुए है। आज भी इसने कमजोर शुरुआत करी है, 2.5% नीचे इस स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। MCX के खराब नंबर्स के बाद उस शेयर में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। TBZ एक और ऐसी कंपनी जिसके नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए, देख लेते हैं वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है। TBZ में भी 4% की गिरावट है। और नवनीत एजुकेशन, एम्फेसिस, स्टाइलोन्यूशन, ABS ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स अच्छे नहीं थे और यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर शेयरों में प्रेशर ही आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। बर्जर पेंट्स के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, इसके साथ साथ श्नाइडर इलेक्ट्रिक के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। देखते हैं वो दोनों ही शेयर कैसे खुले हैं। जी हाँ, 2.5% ऊपर बर्जर पेंट का शेयर खुलता हुआ। ट्रेंट और बजाज होल्डिंग दो और ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं और वहाँ पर भी हरे निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। श्नाइडर देखिए 4.5% ऊपर। इसके साथ साथ GSPL, इसके नंबर्स कल आए, देखते हैं ये खुला किस तरह से है आज के दिन। GSPL स्टॉक पर एक बार नजर डालेंगे और बालाजी टेली पर भी नजर डालेंगे। GSPL देखिए 1% मजबूती के साथ खुला है नतीजों के बाद, और बालाजी टेली, टोरेंट फार्मा जिनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। बालाजी टेली मात्र 1% ऊपर खुला है और टोरेंट फार्मा देखते हैं किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर 2% की तेजी देखने को मिली है। जो नंबर्स काफ़ी कमज़ोर थे, JK लक्ष्मी सीमेंट, इस पर नज़र डालिए। जी हाँ, मुनाफे से घाटे में आई थी ये कंपनी, कल मार्केट बंद होने के बाद इसके नंबर्स आए 3% नीचे। ओरिएंट ग्रीन पावर घाटा बढ़ा था, यहाँ पर देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ओरिएंट ग्रीन पावर में। अब आप देखिए 3% नीचे है। ऑन मोबाइल का जिक्र हमने किया। HIL एक और ऐसी कंपनी है जो मुनाफे से घाटे में आई, तो अर्निंग्स के ऊपर बड़ा रिएक्शन मार्केट इस समय देता हुआ नजर आ रहा है। 6.5% नीचे HIL का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। फार्मा शेयरों की कमजोरी कल से आज और आगे बढ़ती दिख रही है और नितिन इसी पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि जो टॉप 5-6 शेयर कमजोर हैं आज वायदा कारोबार में, उनमें वोकहार्ट 2.5%, लुपिन 2%, औरोबिंदो 2%, स्ट्राइड साशुन 1.5%, ये सारे कमजोर स्टॉक हैं। इवन ग्लेनमार्क 1% है। अगर बेचने का मौका है तो फिर कहां बचा है अब और कौन सा शेयर शॉर्ट करना चाहिए? देखिए जी, फार्मा में इनफैक्ट एक्सपायरी से ही हम लोग देख रहे हैं रेगुलर शॉर्ट्स बन रहे हैं। कल भी सारे फार्मा में शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं और जैसे अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, लुपिन जो अभी ऑलरेडी करीब 1.5-2% गिर चुका है, इसमें भी और गिरावट आनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि लुपिन जो 1619 के आसपास अभी स्पॉट में है, 1600 का लेवल भी टूट सकता है और 1580-1570 तक का आपको टारगेट दे सकता है। आने वाले समय में रिजल्ट है, बट रिजल्ट के पहले आप देखिए सेलिंग आ रही है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स निकल के आए। तो उसको देखते हुए अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग 1645 के आसपास का रख लेंगे और नीचे करीब 1570 का टारगेट लुपिन में रखेंगे। बालाजी टेली नंबर्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन जिस तरह से एक रैली देखी जा चुकी थी पहले ही, आप देखिए इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट से पहले, अब यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं। 2.5% नीचे है ये शेयर और राकेश कह भी रहे थे कि यहाँ पर खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन टाटा स्टील अब इसे किस तरह से अप्रोच करेंगे, देखिए नतीजे कमजोर आए, करीब 4% नीचे अब भी ये शेयर है। मौका है बिकवाली का या फिर यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेना चाहेंगे? FNO में क्या करना चाहेंगे, बताइए नितिन। देखिए हेमंत, इसमें ट्रेडिंग के ख्याल से तो अगर आप फ्रेश ट्रेड लेना है तो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकती है, न्यूज़ नेगेटिव है और 4% डाउन है। बाइंग के ख्याल से बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इंट्राडे में बाउंस फिर भी हो जाए तो हो जाए, बट अगर आप पोजिशनली बात करेंगे तो स्टॉक नीचे 210, 205 की तरफ मूव कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड अगर आप बाय करके कैरी फॉरवर्ड करने के लिए काफ़ी रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है, हो सकता है आने वाले पूरे एक्सपायरी में अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है
तो उस केस में यहाँ पे 215 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 218 के आसपास है। 215 के अगर ऊपर ये स्टे करता है, थोड़ा सा बाउंस हो करके 222-24 आए तो एक बार इसमें से निकल जाना बेहतर होगा। ओके, क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक और ऐसा स्टॉक है जो जहां पर गिरावट थोड़ी थम गई है। कल भी हमने देखा था थोड़ी मजबूती देखने को मिली थी और आज भी यहां पर देखिए 1% की ही सही लेकिन तेजी देखने को मिल रही है। इन्होंने एक्सचेंजेस को कल ये जानकारी दी है कि जो इनका एक डिवीजन था जिसके नंबर्स इन्होंने पेश नहीं किए थे वो नंबर्स अगले हफ्ते पेश करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ ये शेयर। लेकिन एनडीटीवी, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? राकेश बताइए। कल हमने देखा था एक रनअवे रैली स्टॉक में देखने को मिली थी, 18-19% ऊपर जाकर ये बंद हुआ था और आज भी देखिए मजबूती के साथ खुला है। क्या मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है या फिजल आउट हो जाएगा? देखिए हेमंत जी, एकदम खराब चार्ट थे और स्टॉक ने लगभग 65 रुपए के लॉस से एक वर्टिकल रैली दिखाई है और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है फर्दर रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है। ऊपर में देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 124-125 के अराउंड आता है। किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से वी शेप रैली देखने को मिली है, टेक्निकली नई एंट्री तो इन स्तरों पे नहीं बनती है। नई खरीदारी ना करें, ये राह है। लेकिन इन मिड कैप फार्मा शेयरों में कहीं निवेश का मौका बनता है मयूरेश, या फिर फंडामेंटल्स कुछ कमजोर हो रहे हैं जिस तरह से पिटाई हो रही है और अमेरिका से अब जो चिंताएं आ रही हैं उनको देखकर ये शेयर जो पिटते दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए? और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कौन सा शेयर होगा फिर? क्लियरली अनिल जी, आई थिंक जो अमेरिकन इश्यूज है आई थिंक लार्जली आई थिंक इन माय ओपिनियन ओवरब्लोन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो 80% लगभग डिपेंडेंस एपीआईज का इंडिया और चाइना से आता है और कहीं ना कहीं जो जेनेरिक कंपनीज भी है इंटरनल कंजम्पशन एपीआईज का करती ही है। तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट दिस मॉडल यूएस में और कॉस्ट भी बढ़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है आई थिंक मिड कैप फार्मा में आई थिंक काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। कहाँ ना कहाँ आई थिंक वी स्टिल फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन इप्का लैब। मुझे लगता है बहुत जोरदार गिरावट आई है एंड आई क्वाइट डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग अ वार्निंग लेटर जब इंपोर्ट बैन ऑलरेडी लग चुका था इनके प्लांट्स पे। तो क्लियरली आई थिंक वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिस्पाइट टू हैपन ऑन दैट फ्रंट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स। और जहां तक टॉप लाइन की उम्मीद है, हमें अभी भी लगता है आई थिंक विद एचसीक्यू सप्लाईज इज इंक्रीजिंग इन द फर्स्ट एंड द सेकंड हाफ ऑफ द करंट ईयर, मुझे लगता है आई थिंक दैट कैन हैव एन सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन हाउ द इंस्टीट्यूशन सेल्स विल पैन आउट। मैनेजमेंट भी आई थिंक होपफुल है कि जो EBITDA मार्जिन है करंटली उनकी जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस है, कैश का वो बिजनेस है उनके लिए एंड दैट इज ग्रोइंग एट एन हेल्दी पेस, क्योंकि एंटी मलेरियल से दे प्रॉब्ली गॉन इनटू CNS CVS सेगमेंट्स, लाइफस्टाइल सेगमेंट्स जहां पे आई थिंक मार्जिन हायर होती है। तो मुझे क्लियरली लगता है आई थिंक स्टॉक काफी पिट चुका है। आई थिंक ऑल दीज कंसर्न्स आर प्रॉब्ली देयर इन द प्राइस। तो आपका 2 से 3 साल का नजरिया हो तो वन कैन रियली अज्यूम कि FY17 के बाद जो नंबर्स आने लगेंगे दैट कैन बी फार बेटर देन व्हाट यू हैव सीन इन FY15 एंड 16। चलिए, तो इप्का लैब्स के ऊपर बुलिश हैं। आपको यहाँ पर बता दूं कि सोमवार को इप्का लैब्स के नतीजे भी आने वाले हैं, लेकिन जो आज नंबर्स आने वाले हैं ल्यूपिन और कैडिला, इन दोनों शेयरों पर नजर रखिए। नतीजों से पहले ल्यूपिन काफी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या यहाँ पर नितिन आप ल्यूपिन में इस समय? देखिए हेमंत, अभी ऑलरेडी 1620 के आसपास मैंने बोला था कि शॉर्ट ही करना चाहिए। 1607-8 का लो लगा है। मुझे लग रहा है इस लेवल पे भी शॉर्ट पोजीशन ही बनानी चाहिए। 1650-45 का स्टॉप लॉस रखें। 1600 का लेवल टूटना चाहिए, 1580 तक का टारगेट आने की संभावना लगती है। ओके, तो ये राय है इस वक्त ल्यूपिन के स्टॉक्स पर 1600 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। 2% कमजोर है और जहाँ तक मेरा अंदाजा कल भी थोड़ी कमजोरी के साथ ही बंद होता हुआ दिखा था, तो कमजोरी लगातार होती दिख रही है यहाँ पर इस काउंटर पर। थोड़े और स्टॉक्स जो आज कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें मारुति फिर से अब 2% लुढ़कता हुआ दिख रहा है। दिन के निचले स्तर पर मारुति आता हुआ दिख रहा है। मयूरेश, मारुति में क्या हो रहा है, क्यों इतना कमजोर हो रहा है? लगभग सारे ब्रोकरेज यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन लेकर बैठे हैं और स्टॉक चलता नहीं है। नहीं, क्लियरली पोस्ट द रिजल्ट्स आई थिंक एक वेटेड वॉच के मूड में ही था मैं। और क्लियरली अगर हम देखें जो मार्जिन कंप्रेशन आई थी, हालांकि आई थिंक इट वाज मोर टू डू विद एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल स्पेंड्स जो एक कंपनी के बड़े थे, बट आई थिंक दैट मार्जिन एक्सपेक्टेशन वाज फार लोअर। दूसरा आई थिंक जो इनका इन्वेंट्री बिल्टअप हुआ था, आई थिंक दे स्टिल हैव टू टेक स्टॉक ऑफ दैट सिचुएशन। तीसरी बात आई थिंक जो इनके नए लॉन्चेस हो रहे हैं इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है, आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। क्लियरली आई थिंक बलेनो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक एस्क्रॉस ने बहुत निराशजनक परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस दिया है, द काइंड ऑफ डिस्काउंटिंग दैट प्रॉब्ली हैपेंड ऑन दैट प्लेटफॉर्म आई थिंक वाज लार्जर देन व्हाट इवन द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड। चौथी बात, आई थिंक येन की जो मूवमेंट देखते हैं, आई थिंक हालांकि इन द लास्ट फ्यू डेज आई थिंक इट इज हैविंग अ फेवरेबल इम्पैक्ट, लेकिन अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट लेता है तो मार्जिन पे एक एडिशनल प्रेशर भी आ सकता है। फिफ्थ रादर आई थिंक व्हाट टू डू प्रॉब्ली विद द कैश, आई थिंक दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स प्रॉब्ली स्टॉक पे प्ले आउट हो रहे हैं, इसलिए आई थिंक एक इंटरेस्टिंग फेज होगा मारुति के लिए। आई थिंक स्टॉक हैज करेक्टेड डिसेंटली, बट आई थिंक आई स्टिल बी इन अ वेट एंड वॉच मोड। नंबर्स ट्रैक करूंगा प्रॉब्ली ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस, कैसे रिस्पॉन्स आते हैं इनके न्यू लॉन्चेस पे, ये इनकी मूवमेंट कैसे रहती है, एंड व्हाट प्रॉब्ली हैपेंस विद द नेक्स्ट रोल आउट्स, जो आई थिंक एक एडिशनल प्रेशर डाल सकते हैं मार्जिन पे गोइंग फॉरवर्ड। चलिए कुछ और शेयरों पर नजर रखिए। ओएनजीसी जिसके नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं वो शेयर दबाव में, भेल जिसके नंबर्स अगले हफ्ते आने वाले हैं वो शेयर दबाव में, अनिल जिनके नंबर्स अभी आने वाले हैं और थोड़ा सा भी चिंता है ना, देखिए वहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। एसबीआई के नंबर्स अभी आना बाकी हैं, पीएनबी के नंबर्स आना बाकी हैं, और ये पीएसयू पैक सबसे ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। आज भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ज़रूर आपको आधे % की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखेगा, लेकिन पीएसयू बास्केट दबाव में है। पीएसयू इंडेक्स बैंकिंग का आप देखेंगे कि इस समय लाल निशान की तरफ खिसकता हुआ, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखिए लाल निशान की तरफ खिसकता हुआ। जो तेजी देखने को मिल रही थी थोड़ी देर पहले मिड कैप्स में वो गुम हो गई है, और कभी भी मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में आएगा। तो शुक्रवार के दिन कुछ जो तेजी देखी जा रही थी वो आज सस्टेन हो नहीं रही है। किसी भी वक्त अब आप देखिए मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में आता हुआ नजर आ रहा है। आपसे एक राय लेना चाहूंगा पीएसयू बैंक्स पर ही। नितिन, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या ट्रेड लेना चाहेंगे आप बची हुई सीरीज के लिए? देखिए हेमंत, अभी तो कोई ऐसे सिग्नल मुझे नहीं मिल रहे हैं जिससे बाय के ट्रेड लूं, बट शॉर्ट्स को कम से कम यहाँ पे एक बार काटना चाहिए, क्योंकि जो अगर आप कल के सेशन में आप देखेंगे तो स्टॉक्स में गिरावट हो रही है बट ओपन इंटरेस्ट कटते जा रहे हैं, यानी कि इस लेवल पे फर्दर शॉर्ट पोजीशन नहीं बन रही है। तो शॉर्ट पोजीशन नहीं बन रही है तो बेहतर है कि आप शॉर्ट पोजीशन थोड़ी कम करें, और इनफैक्ट स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड भी है, तो बेहतर होगा कि शॉर्ट पोजीशन कम करें। और अगर कोई निफ्टी में बाउंस बैक मिलता है और बैंक निफ्टी आपकी 15,100 के ऊपर निकलती है तो उसके बाद कुछ बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जैसे सिंडिकेट बैंक जिसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, 32-33% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, वहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, इनमें भी शॉर्ट पोजीशन काफ़ी है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। अगर आप प्राइवेट बैंक देखेंगे तो वहाँ पे आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों में काफ़ी शॉर्ट पोजीशन है, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट सब्जेक्ट टू कि अगर 15,100 के ऊपर बैंक निफ्टी चलने लगे या फिर निफ्टी 7500, 7460, 65 फ्यूचर ये लेवल अगर निकालता है तो शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकती है, क्योंकि जो रोल ओवर्स हुए हैं निफ्टी में वो करीब 7400, 70-80 के बीच में ही करीब 1.5 करोड़ शेयर ओपन इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग है, वही रोल ओवर्स लेवल है, तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। तो ये स्टॉक्स हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग में आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो फिलहाल शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से नज़र बनाकर रखें सरकारी बैंक में, क्योंकि आज देखिए बैंक निफ्टी बाजार में दूसरे इंडेक्स के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। ये एक अच्छा संकेत है कि बैंक निफ्टी से स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आ रही है। वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। मयूरेश, नितिन और राकेश, शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बता दें आपको कि वित्त मंत्री अरुण जेटली